हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के लिए लाए हैं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक। क्या है? लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिमूवल। क्लास 10th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो आज हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिमूवल। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम तो बैलेंस कर लिए थे। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं Zn plus H2 SO4 gives Zn SO4 plus H2। इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करना तो सीख गए थे, बट ये इक्वेशन बहुत सारी चीज नहीं बताता है। क्या बैलेंस करने से इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड का फिजिकल स्टेट है क्या मुझे ये पता चल रहा है? नहीं। जिंक का जो फिजिकल स्टेट है क्या ये पता चल रहा है? नहीं। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर देने से बहुत सारी चीज मुझे पता नहीं चल जाती। इसीलिए मेरा हेडिंग है लिमिटेशन। केमिकल इक्वेशन का क्या लिमिटेशन है एंड देयर रिमूवल। फिर अगर उसमें कुछ कमियां है तो उसे दूर कैसे करते हैं। तो 4-5 मेथड है, मतलब 4-5 चीज इसमें कमियां पाई जाती है। जैसे जब इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं तो उसके साथ वो मुझे उसका फिजिकल स्टेट नहीं बताता है। जैसे कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक ये नहीं बताता है। कौन सा रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है ये भी नहीं बताता है। कौन सा रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी चीज नहीं बताता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि उसकी कमियां क्या है, उसे हम लोग दूर कैसे करते हैं। तो पहला कमियां देखेंगे कि फिजिकल स्टेट ही देखेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देने से उसका फिजिकल स्टेट का पता नहीं चलता है। तो मेरा फर्स्ट क्या है? फर्स्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ reactants and products। किसी भी केमिकल इक्वेशन में उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी है उसका फिजिकल स्टेट मुझे नहीं पता है। नहीं पता है तो आप लिख देंगे, नहीं पता है तो आप लिख देंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि फिजिकल स्टेट या उसमें प्रेसिपिटेट है, उन सब के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन में। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन में कोई सॉलिड है, जैसे एक तरफ देते हैं हम फिजिकल स्टेट और यहाँ साथ में सिंबल हम देखते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है केमिकल इक्वेशन में, सॉलिड फॉर्म में, उसके लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं एस लिख देते हैं ब्रैकेट में उसके आगे। ठीक है। अगर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? एल लिख देते हैं। उसी तरह अगर कोई गैस के फॉर्म में है इसलिए हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? गैस लिख देते हैं या अपवर्ड एरो से दिखाते हैं। ठीक है ना। रिएक्शन में सबको हम एग्जांपल लेके देखेंगे तो फिर वहां में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी यहाँ पे आप ये देखें, जैसे कोई अगर एक्वा सॉल्यूशन है, जैसे NaCl पानी में मिला हुआ तो उसका एक्वा सॉल्यूशन हो गया। वहां पे वाटर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है। तो एक्वा सॉल्यूशन मतलब यहाँ क्या हुआ? वाटर एज ए सॉल्वेंट। अगर उसमें मिक्स है वाटर में कौन कोई सब्सटेंस, उसके लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं एक्वस। पूरा लिखते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, या शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, एक ही कोई दिक्कत नहीं। एंड उसके बाद है प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट ये क्या चीज होती है, डिटेल्स में पढ़ना है। प्रिसिपिटेट क्या होता है? कोई भी केमिकल इक्वेशन में कोई भी अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है आफ्टर केमिकल इक्वेशन तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट पर बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म का भी इतना ही जाने, any insoluble substance formed after a reaction। बस इतना फिलहाल के लिए जाने, डिक्लेरेशन समझाएंगे। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिसिपिटेट बोलते हैं। इसके लिए जो सिंबल यूज होता है, क्या सिंबल यूज होता है? पीपीटी।
शॉर्ट फॉर्म में प्रिसिपिटेट क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर सॉलिड के लिए हम लोग एस यूज किए सिंबल, यहाँ पे प्रिसिपिटेट के लिए क्या यूज करेंगे, पीपीटी। और इसे हम लोग डाउनवर्ड एरो से भी दिखाते हैं, और कहीं कहीं आपको इस तरह से ब्रैकेट में एस भी लिखा रहता है, मतलब बनता है तो सॉलिड ही ना, एनी सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर ए रिएक्शन, मतलब ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो सॉलिड ही है, इसलिए उसमें इनसॉल्युबल है, हम एस सिंबल यूज करते हैं। आप लोग एस नहीं करें, पीपीटी करें और डाउनवर्ड एरो करें। अगर आप एस करते हैं तो अभी आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, सॉलिड या इन दोनों में से आप किसी को यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन को जब लिखते हैं तो उसमें इन चीजों को कैसे यूज करते हैं, जो एग्जांपल से समझते हैं, और थोड़ा सा रिवीजन भी हम लोग करते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का फर्स्ट तरीका क्या था, मतलब सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले करते थे उसमें हम लोग पहले उसे वर्ड फॉर्म में लिखते थे, मतलब वर्ड इक्वेशन लिखते थे। उसके बाद स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में उसे लिखते थे। याद कीजिए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद क्या था बताइए आप लोग, मेक इट इंफॉर्मेटिव, मेक इट इंफॉर्मेटिव। चलिए अभी जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखा था फिर से उसी को एग्जांपल में लेते हैं। वो इक्वेशन क्या था, जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा था किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से। साथ में प्रोडक्ट क्या बना रहा था, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बना रहा था, ठीक है ना। ये वर्ड के फॉर्म में हो गया, पहला क्या है वर्ड इक्वेशन, तो वर्ड के फॉर्म में हो गया। दूसरा स्केलेटल मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में इसे लिखेंगे हम लोग, तो इसका सिंबल हम सभी का यूज करते हैं। जैसे जिंक के लिए Zn, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4, इस क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4, साथ में हाइड्रोजन गैस H2। ये रिएक्शन कैसे लिख दिए, जब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, तो वहां पे फिर आप लोग भी इक्वेशन को लिखना सीख जाएंगे, कैसे प्रोडक्ट ये बना लेता है। फिलहाल के लिए हम लोग दो स्टेप कंप्लीट कर लिए, पहला वर्ड इक्वेशन, दूसरा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तीसरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसे बैलेंस करते हैं, चलिए हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। इधर जिंक एक है, इधर जिंक एक है, इधर सल्फर एक है, इधर सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, मतलब ये बैलेंस है। ये स्टेप क्लियर है, ये स्टेप भी क्लियर हो गया, ये स्टेप भी क्लियर हो गया। फोर्थ क्या है, मेक इट इंफॉर्मेटिव, मतलब इसमें का जो फिजिकल स्टेट है या कुछ और भी है, या जो थर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, सारे चीज को लिखना। बट मैंने अभी तक पढ़ा कि फिजिकल स्टेट उसका सॉलिड है या लिक्विड है या एक्वस है, तो बस उन चीजों को लिख लेते हैं जो अभी तक पढ़े हम। तो जिंक का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, अभी हम बता रहे आप लोगों को रूम टेम्परेचर पर। इसके बाद हम लोग यही पढ़ेंगे कि कौन सा मेटल नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो हम जो भी रिएक्शन लिखेंगे रूम टेम्परेचर में बात करेंगे। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा हमेशा हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस। अभी फिर आप बोल सकते हैं कि सर गर्मी में तो 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, ठंडी में तो ये लगभग 10 15 5 के आसपास टेम्परेचर रहता है, तो फिर आप 25 रूम टेम्परेचर कैसे एज्यूम कर लिए बच्चों, ये एवरेज टेम्परेचर हम एज्यूम करते हैं। अगर हम 14 और 10-15 का सभी का एवरेज निकालेंगे तो लगभग 24-25 के आसपास होता है। इसीलिए रूम टेम्परेचर हमेशा कितना कंसीडर होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो भी रिएक्शन लिखेंगे ये मान के चलेंगे वो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा रिएक्शन तो मुझे मेंशन रहेगा, रिएक्शन में बताएगा खुद वो ये रिएक्शन को हम इतने डिग्री सेल्सियस पे करवा रहे हैं। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं रहेगा तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि वो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो रहा है, ठीक। चलिए यहाँ पे अब
सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर हम एक्वस फॉर्म लेते हैं। कौन सा? एक्वस। एक्वस के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? एक। जब ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट बनाता है तो जिंक सल्फेट का भी एक्वस फॉर्म ही बनता है। हम ब्रैकेट में लिख दिए एक्वस। जो भी चेंज करना होता है आगे लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फिर हाइड्रोजन गैस, तो गैस के लिए फिजिकल स्टेट मतलब सिंबल का यूज किए थे जी या अक्वाडेरो। यहाँ हम लोग ब्रैकेट में जी लगा दिए, ये इंफॉर्मेटिव बन गया। हाँ, ऐसे यहाँ पे और छूट रहा है, यहाँ पे जो हम एसिड यूज किए, डाइल्यूट एसिड यूज किए या कंसंट्रेटेड एसिड यूज किए, ये बात हम लोग नहीं पढ़े, बट अभी हम बता रहे हैं यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट एसिड यूज किया है। जब डाइल्यूट एसिड यूज किया है तो डाइल्यूट के लिए सिंपल यूज करते हैं हम लोग DIL, स्मॉल, सारा स्मॉल होना चाहिए, और ये सब्सटेंस के पहले लगाते हैं, मतलब यहाँ पे लगेगा DIL, तो शॉर्टकट में लिखा है तो डॉट डाल देंगे। मतलब इसका जो भी फिजिकल स्टेट लिखे आगे लिखा है, अगर डायरेक्ट या कंसंट्रेटेड लिखना रहेगा तो आगे लिखना रहता है मुझे। इसको नोट कीजिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम अगर उसका सिंबल लिखते हैं तो आगे लिखते हैं, अगर डायरेक्ट और कंसंट्रेटेड लिखना रहता है तो उसके पीछे लिखते हैं। तो चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए पहला लिमिटेशन क्या पढ़े हम लोग? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे मैंने अभी एक केमिकल इक्वेशन लिखा था, वहां पे जिंक था, जिंक का फिजिकल स्टेट तो मैंने लिख दिया था। आप बोलेंगे सर और सारा मेटल आ जाएगा, नॉन मेटल आ जाएगा, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। फिजिकल स्टेट किसी भी मेटल, नॉन मेटल का, किसी कंपाउंड का क्या होता है, तो कुछ जो लिखवा रहे हैं आप लोग याद रखेंगे 10th के लेवल पे, उतना आप लोग वो काम चल जाएगा। तो चलिए पहला फर्स्ट, मतलब या फिर ऐसे भी इसके अंदर हम हेडिंग एक और डाल सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब हाउ टू आइडेंटिफाई कोई केमिकल फार्मूला थोड़ी ना है, कोई ट्रिक थोड़ी ना उसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट मुझे याद रखना पड़ेगा, कोई भी मेटल है तो रूम टेम्परेचर उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट बातें हम लिखवा रहे हैं पॉइंट में, अगर आप लोग उतना याद रखेंगे तो आपको 10th लेवल पे आप लोगों का काम चल जाएगा। फर्स्ट इसमें metals are found in solid state at room टेम्परेचर। कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी का सिंबल Hg, which is found in liquid state at रूम टेम्परेचर। देखिए मतलब मेटल जो है जनरली कुछ एक्सेप्शन है छोड़ करके वो रूम टेम्परेचर पे उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के बारे में हम शुरू से जानते हैं, मरकरी का फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर क्या होता है? लिक्विड होता है। एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे सोडियम मेटल है, जिसका फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। मेटल के सोडियम के बाद हो गया आपको एल्युमिनियम हो गया, फिजिकल स्टेट इसका सॉलिड है। मैग्नीशियम हो गया, फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। उसके बाद कैल्शियम हो गया, फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। आयरन हो गया, फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। लेड हो गया, फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। जिंक हो गया, फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। गोल्ड हो गया, ये सारे क्या है? मेटल है। गोल्ड हो गया, फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। सिल्वर हो गया Ag, फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। बहुत सारे एग्जांपल है जो भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, जैसे कॉपर है, फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। सारे मेटल का नाम लिखना भी पॉसिबल नहीं है,
बट जो भी मेटल आप लोगों को दिखेंगे आप लोगों के लेवल पे रूम टेम्परेचर पे उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, एक्सेप्ट क्या मरकरी। जो मरकरी होता है Hg उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। तो इतना बातें आप लोग याद रखेंगे मेटल में। दूसरा इसमें नॉन मेटल के बारे में, नॉन मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे तीनों फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में। उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, नॉन मेटल आर फाउंड इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मतलब सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस। ठीक है, एग्जांपल में सर बताइए इसका एग्जांपल क्या है। एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, आपने नाम सुना है, इसका फिजिकल स्टेट गैस। नाइट्रोजन नाम सुना है गैस, फिजिकल स्टेट सॉरी गैस है ना, जी लगाएंगे। नाइट्रोजन गैस है तो जी लगाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन O2, क्या ये नॉन मेटल है सारा, ऑक्सीजन कंबाइन फॉर्म में रहता है, O2 के फॉर्म में रहता है, सिंगल ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडीन हो गया, उसके बाद कार्बन हो गया। चलिए यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया पता है आप लोग, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन ये सारे गैस है, Cl के फॉर्म में रहेंगे, F2 के फॉर्म में रहेंगे, Br2 के फॉर्म में रहेंगे, ये भी I2 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है, जिस तरह से मेटल में Hg जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता था, उसी तरह ब्रोमीन एक ऐसा सिंगल नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में, कार्बन सॉलिड फॉर्म में। आप लोग देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है सभी का फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है। इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है और इसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। मतलब नॉन मेटल जो है ये तीनों फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं, मैंने सीक्वेंस में लिख दिया। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसके बाद आता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 2, सॉरी एटॉमिक नंबर 7, उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक ही ग्रुप का एलिमेंट है। उसके बाद कार्बन, इसको आप लोग नोट करिए तब तक। अब देखिए थर्ड नंबर में, पहला मेटल के बारे में पढ़े, सेकंड नॉन मेटल के बारे में, तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कि कुछ कंपाउंड जो है वो रूम टेम्परेचर पे तो उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, बट जब उसे हम हीट करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, और जब उसे पानी में मिलाते हैं वो उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेता है। जैसे क्या देखिए, some compound are found in solid state at room temperature, कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। when we heated or melt them they are converted into liquid state। देखिए क्या बोला जा रहा है, और इस एग्जांपल से आप लोगों को हम लोग समझाते हैं। जैसे NaCl, नाम सुना आप लोग, सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक जो घर में यूज करते हैं। रूम टेम्परेचर पे घर में रखा हुआ रहता नमक, किस स्टेट में रखते हैं घर में, लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट में, नहीं सॉलिड स्टेट में रहता है। तो उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए
इसी NaCl को रूम टेम्परेचर पर इसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। जब इसी NaCl को हम कितने 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, कितने पे 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो इसका लिक्विड फॉर्म बन जाता है। NaCl का लिक्विड फॉर्म बन जाता है। किसी भी कंपाउंड का फिजिकल स्टेट चेंज होने से उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। आप लोग के दिमाग में ये ना सर NaCl यहाँ पे सॉलिड है, जब इसे हीट किया तो अभी भी इसका केमिकल फॉर्मूला NaCl ही है। हाँ, फिजिकल कभी भी किसी का चेंज नहीं करता। जैसे वाटर अगर सॉलिड है तो उसका केमिकल फॉर्मूला H2O, लिक्विड है तो उसका केमिकल फॉर्मूला H2O, अगर गैस है तो उसका केमिकल फॉर्मूला H2O। यहाँ पे जो NaCl है वो लिक्विड फॉर्म में है, और ये जो लिक्विड फॉर्म में है इसे हम लोग बोलते हैं मोल्टेन, मोल्टेन या फ्लूइड, मतलब NaCl का लावा। NaCl का लावा देखिए 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया इसको, ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। और आप लोगों को पता होगा किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना टेम्परेचर देना पड़ता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 800 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना क्या हो गया, इसे बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं या फ्यूजन भी बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट NaCl के बारे में, रूम टेम्परेचर फिजिकल स्टेट सॉलिड। जब इसे हम पानी में मिलाते हैं, जब इसे हम पानी में मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है NaCl, ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्वस। ये इसका एक्वस फॉर्म हुआ NaCl का, मतलब यहाँ फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। जब इसे हम पानी में मिला दिए तो एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। तो NaCl के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग याद रखेंगे। उसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद देखेंगे कुछ कंपाउंड जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है, मतलब मिसलेनियस तौर पे देखते हैं। तो क्या है नेक्स्ट फोर्थ में, सम कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर, हम 25 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस दे आर फाउंड इन लिक्विड या गैस। मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल में देखिए। जैसे H2O वाटर रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, अगर आप लोग को नाम नहीं पता है तो नाम आप लोग लिखते चलेंगे, मैं बोल रहा हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में रहता है। उसके बाद अमोनिया NH3 रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। जैसे H2S, याद रखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड, रूम टेम्परेचर पे ये भी गैसियस फॉर्म में रहता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल है कंपाउंड के, याद रखेंगे। देखिए ये सब पढ़ने का पर्पस क्या है, जब केमिकल इक्वेशन हम कहीं लिख रहे होते हैं, मान चलिए कहीं प्रोडक्ट ये बन रहा होगा, कहीं प्रोडक्ट ये बन रहा होगा, और उसे इंफॉर्मेटिव बनाना होगा, मतलब उसका फिजिकल स्टेट लिखना होगा, तो वहां पे लिखना पड़ेगा सिंबल मुझे जी। H2S के लिए SO2 के लिए जी लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो आधा अधूरा माना जाएगा और आपने नंबर कट जाएगी। इसलिए इस बातों को पढ़ा रहे हैं, इन सभी बातों को आप लोग याद रखें। उसके बाद फिफ्थ नंबर में देखिए कुछ कंपाउंड जो है ड्यूरिंग द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन, कुछ कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल होता है, उसमें घुलता नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। देखिए पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। सम कंपाउंड आर insoluble in water and hence form insoluble solid that is precipitate।
प्रेसिपिटेट को क्या बोलते हैं शॉर्ट वर्ड में? पीपीटी बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सम कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कुछ कंपाउंड जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वो उसमें घुलता ही नहीं है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जिसके लिए क्या सिंबल यूज होता है? पीपीटी यूज होता है। आप लोग बोलेंगे सर क्या मिट्टी को जब पानी में मिलाते हैं तो वो भी तो नहीं घुलता है, वो भी नीचे बैठ जाता है, वो भी तो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, क्या वो भी प्रेसिपिटेट हुआ? नहीं बच्चों, वो प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, वो सस्पेंशन का एग्जांपल है। तो फिर से प्रेसिपिटेट आप किसे बोल रहे हैं? आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जब मिट्टी और पानी को हम मिलाए एक साथ, उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, मिट्टी नीचे बैठ गया, वो सस्पेंशन का एग्जांपल है मिक्सचर का। जब केमिकल रिएक्शन के बाद कोई सब्सटेंस बन रहा है उसमें सॉल्युबल नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो कुछ कॉमन प्रेसिपिटेट का नाम लिख लें, आप लोगों को याद करना है, और उसका कलर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे PaSO4, इसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट, नाम आप लोग लिख लेंगे बेरियम सल्फेट। और उसके बाद इसका फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, इनसॉल्युबल है वाटर में, मिल नहीं रहा है, तो फिजिकल स्टेट इसका सॉलिड। बेरियम सल्फेट हो गया। PaSO3 बेरियम सल्फाइड, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फाइड, ठीक है ना। इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, ये भी इनसॉल्युबल है। दोनों का कलर कैसा होता है? दोनों का कलर व्हाइट होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दोनों का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। एक पीपीटी और है PbI2, इसको बोलते हैं लेड आयोडाइड। क्या बोलते हैं? लेड आयोडाइड। इसका भी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में। इसका कलर कैसा होता है? येलो होता है। इसका कलर कैसा होता है? येलो होता है। उसके बाद CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, फिजिकल स्टेट सॉलिड। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर व्हाइट होता है, व्हाइट होता है। उसके बाद AgCl, AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, इसका भी कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद CuS कॉपर सल्फाइड, CuS कॉपर सल्फाइड, इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है, और इस कलर क्या होता है? ब्लैक कलर होता है। आप लोग चाहे तो इसे नोट करें, जितने भी व्हाइट कलर के हैं सभी को एक साथ लिख ले। व्हाइट कलर के कौन कौन से? बेरियम सल्फेट, PaSO4, बेरियम सल्फाइड, AgCl और कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद लेड आयोडाइड येलो कलर का होता है। उसके बाद कॉपर सल्फाइड कैसा कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। चलिए नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। ये पहला हो गया फिजिकल स्टेट के बारे में, जितना जानकारी अभी आप लोग को दी है सफिशिएंट है आप लोग के लिए, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा, बट इसे आप लोग याद रखेंगे। तो पहला हो गया फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये नहीं पता है तो हम लोग लिख देंगे। दूसरा इसमें है कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। देखिए सेकंड क्या है? अभी तक जो भी चीजें पढ़ रहे थे वो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर ही हम लोग पढ़ रहे थे। अब इसमें सेकंड लिमिटेशन या रिमूवल में सेकंड क्या है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। आप लोग वर्ड सुने हैं कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड? कंसंट्रेटेड का अगर सीधा मतलब बोले तो क्या होता है? गाढ़ा। और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पतला होता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग जब एसिड बेस चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा बड़ा पढ़ते हैं, इसके लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं, पहले उन चीजों को देख लेते हैं। देखिए अगर कोई एसिड है उसके लिए सिंबल हम लोग क्या यूज करेंगे? अगर कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड है, उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं CONC। सारा स्मॉल होना चाहिए, बाद में डॉट होना चाहिए। तो कंसंट्रेटेड के लिए क्या यूज करते हैं? CONC। उसके बाद डाइल्यूट एसिड के लिए अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था स्मॉल में DIL डॉट। तो ये एसिड के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं। अगर कंसंट्रेटेड एसिड है
CONC डॉट, अगर डाइल्यूटेड एसिड है तो DIL डॉट। देखिए ये दोनों टर्म जो है ये रिलेटिव टर्म है। कैसा है? रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म है। जैसे अगर आप लोग बोलिए, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर हम बोले ये लाइन छोटा है या बड़ा, बताइए मैंने छोटा लाइन खींचा या बड़ा लाइन खींचा? चलिए इसको छोड़िए, ये बताइए ये छोटा लाइन है या बड़ा लाइन है? छोटा लाइन है। आप लोग बोलेंगे सर मुझे नहीं पता, आप किसके रेफरेंस में इसको पूछ रहे हैं? अब बताइए ये लाइन छोटा है या बड़ा? किसके रेफरेंस में? छोटा लाइन है। अब बताइए ये लाइन किसके रेफरेंस में छोटा या बड़ा? बड़ा है। मतलब ये क्वेश्चन रिलेटिव था। जब तक आप लोग को रेफरेंस नहीं देंगे तब तक आप लोग नहीं बता पाएंगे ये लाइन छोटा या बड़ा। उसी तरह डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड ये दोनों भी रिलेटिव टर्म है। ये भी किसी न किसी के कंपैरिजन में होता है। हम बोल दिए डाइल्यूट मतलब क्या होता है? पतला। पतला भी तो कई तरह का हो सकता है, कोई ज्यादा पतला है, कोई कम पतला है। अगर कम पतला वाला आपको हम दे दिए और एक ज्यादा पतला है, एक कम पतला है, तब पूछे कौन डाइल्यूट है, फिर दोनों में आप चूज कर पाएंगे। या कंसंट्रेटेड दे दिए, हम उससे कंपेयर करने के लिए बोल दिए, तो फिर आप बता पाएंगे। तो देखिए कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, सिंपल हम सेंटेंस में लिख के आप लोगों को समझाते हैं शॉर्टकट में, डिटेल्स में पढ़ना है इसी बेस चैप्टर में। कंसंट्रेटेड एसिड contains more acid particles than dilute acid at same volume of a solution। इसका मतलब क्या? हम एक डायग्राम बना के आप लोगों को समझा रहे। इसका मतलब मेरे पास दो कंटेनर है, दोनों में कितना है? दोनों का वॉल्यूम सेम है और सॉल्यूशन का अमाउंट भी सेम है। मान लीजिए इसमें 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर है, और इसमें भी 1 लीटर वाटर है। दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों में जो क्वांटिटी आएगा दोनों में सेम आएगा। और इसमें है 200 एसिड के पार्टिकल्स। कितने हैं? 200 एसिड के पार्टिकल। और इसमें है मात्र 20 एसिड के पार्टिकल। तो एसिड के पार्टिकल किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, तो ये कंसंट्रेटेड कहलाएगा। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। बोला था ना रिलेटिव टर्म है। अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में है, इसमें एसिड का पार्टिकल ज्यादा है तो ये कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा, और इसमें एसिड का पार्टिकल कम है तो ये डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। अब देखिए कंडीशन हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 500 एसिड का पार्टिकल है, अब कौन कंसंट्रेटेड हो गया? अब ये कंसंट्रेटेड हो गया। दोनों का वॉल्यूम सेम है, 1-1 लीटर। इसमें 500 एसिड के पार्टिकल्स है और इसमें 200 एसिड के पार्टिकल्स है। अब ये कंसंट्रेटेड हो गया, इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड और इसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। आई बात समझ में? देखिए वही बात लिखा हुआ, कंसंट्रेटेड एसिड कंटेन्स मोर एसिड पार्टिकल। जब ये कंसंट्रेटेड था तो इसमें एसिड का पार्टिकल ज्यादा था, और जब ये कंसंट्रेटेड हो गया तो इसमें एसिड का पार्टिकल ज्यादा है। देन डाइल्यूट एसिड एट सेम वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम हो। यहां से आई थिंक आप लोगों को डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड में अच्छे से जो भी डाउट होगा क्लियर हो गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर आप आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड में लिमिटेशन क्या है? हीट चेंज अकम्पाइंग ए रिएक्शन। अकम्पाइंग मतलब होता है के साथ। ये एनसीईआरटी का वर्ड है, मैंने लिख दिया। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के साथ उसमें हीट में क्या चेंज होती है, क्या हीट उसे देनी पड़ती है या फिर हीट उससे निकलती है। तो इस आधार पे केमिकल रिएक्शन दो टाइप का होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखिए अगर कोई रिएक्शन, पहले हम समझते हैं एंडोथर्मिक है। अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो उसे हीट रिलीज होती है, देनी पड़ती है उसे? बताइए आप लोग। उसे हीट चाहिए, मतलब उसे रिक्वायर्ड होती है हीट की।
क्या होती है हीट, वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। एंडोथर्मिक मतलब उसे एनर्जी चाहिए रिएक्शन होने के लिए। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं इक्वेशन में, देखिए इधर रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे चाहिए, तो हम लोग रिएक्टेंट साइड लिख देंगे। मतलब कोई भी रिएक्शन जो स्टार्ट होता है रिएक्टेंट से ही स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए हीट चाहिए, तो उसको किधर लिखेंगे हम लोग, रिएक्टेंट साइड लिख देंगे। ओके, या फिर इसको हम एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे रिएक्टेंट बनाया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। और हीट के लिए हम लोग दूसरा सिंबल डेल्टा भी यूज करते हैं, चाहे हीट लिखे या चाहे डेल्टा लिखे, चाहे एरो को ऊपर लिख दे या चाहे एरो पे नीचे लिख दे या इधर प्लस में लिख दे, बट इधर नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया एंडोथर्मिक की बातें। फर्स्ट में, सेकंड में एक्सोथर्मिक, ये तो पता है ना एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अगर नहीं पता है तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर जरूर देख ले, वहां बहुत अच्छे से बताया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज, हीट रिलीज होती है, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए कोई भी रिएक्टेंट है, बनाया प्रोडक्ट, और ये हीट निकल रहा है, इधर प्लस में साथ में लिख देंगे आप लोग, हो गया। इसी तरह ये प्रोजेक्ट बनाना था। सर कोई एग्जांपल आप बताइए, चलिए एग्जांपल लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये मिटा, जो एग्जांपल थोड़ी देर पहले मैंने लिया था वही एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लोग को रिएक्शन याद होगा तो जेड है। अब इसको इंफॉर्मेटिव बनाते जाएंगे साथ में, जो जो चीज हम लोग सीखे हैं। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं किससे बताइए, H2SO4 से, H2SO4 से, ये प्रोडक्ट क्या देता है, ZnSO4, साथ में हाइड्रोजन गैस, साथ में काफी ज्यादा हीट देती है। देखिए अगर हीट दे रही है मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद हीट निकल रही है, तो मैंने उधर से कहां पे लिखा है, प्रोडक्ट साइड लिखा है, रिएक्टेंट साइड नहीं लिखा है। तो बताइए ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट को मैंने रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट साइड लिखा है, तो कैसा रिएक्शन ये, एक्सोथर्मिक। चलिए इसको इंफॉर्मेटिव बनाते हैं हम लोग। बताइए जिंक का फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पे अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, सॉलिड होता है, इसको ब्रैकेट में। यहाँ पे जो मैंने एसिड यूज किया है उसका एक्वस फॉर्म लिया है, मतलब पानी में मिला हुआ एसिड है, एक्वस फॉर्म लिया है। और कंसंट्रेटेड लिए या डाइल्यूटेड लिए है, यहाँ पे जो यूज करते हैं हम लोग डाइल्यूटेड एसिड यूज करते हैं। सर आपको कैसे पता, कुछ दिन बाद आपको भी पता चल जाएगी। मतलब बोल सकते हैं याद करना होता है कि कौन सा एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं, इसका मैकेनिज्म जो आप 11th 12th में जाएंगे तो वहां, ठीक है ना। यहाँ पे बना जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट जो बना यहाँ इसका भी फर्स्ट फॉर्म बना। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन एसिड क्या है, ये गैस है, गैस है तो इसका फिजिकल स्टेट लिख देंगे ब्रैकेट में जी, और साथ में काफी ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है, ऐसा है। एग्जांपल और लेते हैं, देखिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, पता है इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, गैस। जब ये रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस से, इसका फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है। तो ये प्रोडक्ट बनाता है NO, मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट को बैलेंस कर लेते हैं, इधर दो ऑक्सीजन, इधर दो ऑक्सीजन, इधर नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन दो, अगर यहाँ पर हम एक साथ दो लगा दिए बैलेंस हो गया। अब NO ये भी एक गैस है, जिस तरह से NO एक गैस है, O2 एक गैस, उसी तरह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी एक गैस है। इसको ब्रैकेट में लिख दिया हम,
अब ये रिएक्शन आप लोग बोलेंगे क्या सर अभी भी तो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्या ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा होगा? नहीं बन रहा होगा। इस रिएक्शन को होने के लिए इसे हीट चाहिए, और ये हीट कहां से लेता है, किस तरह का हीट चाहिए? ये लाइटनिंग से लेता है। जो बिजली चमकती है बारिश के समय में, जो बिजली चमकती है उससे जो हीट रिलीज होती है, उस हीट को यूज करता है नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों कंबाइन फॉर्म में, और रिएक्ट करता है तो बनाता है क्या, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये हीट कहां से लेता है? फ्रॉम लाइटनिंग, फ्रॉम फ्रॉम लाइटनिंग। हीट कहां से लेता है? ये लाइट से लेता है। तो हम हीट को कहां पे, एरो के ऊपर लिखे, यहाँ भी प्लस में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया। अगर हीट से रिक्वायरमेंट है, हीट की रिक्वायरमेंट है रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए, एब्जॉर्ब हो रही है, उसे हम रिएक्टेंट साइड प्लस में लिख सकते हैं या एरो लिख सकते हैं। अब रिएक्शन को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, तो रिएक्शन का टाइप बताइए क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हीट रिलीज हो रही थी, मैंने प्रोडक्ट साइड लिखा, तो ये यहाँ पे इसे रिएक्शन को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, ये क्या कैसा हो गया, ये एक्सोथर्मिक और ये एंडोथर्मिक। चलिए बच्चों, तो हम लोग फोर्थ देखते हैं। पहला क्या देखे, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टिंग इन प्रोडक्ट्स। सेकंड देखे कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। थर्ड देखे हीट चेंज ऑफ पाएंगे रिएक्शन। फोर्थ देखेंगे क्या, ऑप्टिमम कंडीशन टू यील्ड ए प्रोडक्ट। ये सारा लिमिटेशन देख रहे हैं, और साथ में इसका रिमूवल भी हम लोग कर रहे हैं, कैसे उसका उपचार किया जाए वो भी कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ऑप्टिमम कंडीशन टू यील्ड ए प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी रिएक्शन होने के लिए कभी कभी उसे एक सूटेबल कंडीशन चाहिए, तो ही वो रिएक्शन परफॉर्म हो पाता है, उसी हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम कंडीशन। जैसे कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट इधर, इस रिएक्शन को होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी की, तो एरो के ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो ही ये प्रोडक्ट बना पाएगा, नहीं ये प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। इसलिए ऑप्टिमम कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट को होने के लिए उसे एक फिक्स्ड टेम्परेचर चाहिए, उसके ऊपर हम टेम्परेचर लिख देंगे। उसे एक पार्टिकुलर प्रेशर चाहिए होने के लिए, उसके ऊपर हम लोग प्रेशर लिख देंगे, तो ही जाके वो प्रोडक्ट बना पाएगा, नहीं तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या हो गया, ऑप्टिमम कंडीशन हो गया। जैसे कोई रिएक्शन है, जैसे कोई रिएक्शन है जिसे होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, और उसका डेल्टा सिंबल होता है, इन दोनों के अलावा ये, इन दोनों के अलावा ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो ऑप्टिमम कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पे हीट। ठीक है, कोई रिएक्शन है जिसे होने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, बिना सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। कोई ऐसा रिएक्शन आप लोग को याद में आ रहा है, बताइए। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस सनलाइट के एब्सेंस में नहीं हो सकता है, उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन क्या हो गया, सनलाइट। तो कोई भी रिएक्शन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको ऊपर क्या लिख देंगे, सनलाइट। हम लिखते भी हैं, जब CO2 वाटर मिलता है क्लोरोफिलेट में, जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो सनलाइट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका, या तो आप पूरा सनलाइट लिख दें, या फिर एच न्यू लिख दें, इसको बोलते हैं एच न्यू। लाइट को इसी तरह हम लोग दिखाते हैं फिजिक्स में, आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़े होंगे, लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इसका जो एक पार्टिकल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एच न्यू बोलते हैं। इसके लिए ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, ये क्या बना दिया। अब समझिए एक बात और, कुछ रिएक्शन को होने के लिए या फास्ट प्रोडक्ट लेने के लिए हमें एक सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। आप लोग नाम सुने हैं कैटलिस्ट है, नहीं सुने हैं तो उस पे एक
डिटेल एक इंडिविजुअल लेक्चर बनाएंगे कैटलिस्ट पे। आज हम लोग बस इसको देखते हैं ओवरव्यू। जैसे कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन को होने के लिए किसी कैटलिस्ट की जरूरत होती है, कैटलिस्ट की जरूरत होती है, तो ही ये प्रोडक्ट बना पाएगा या ज्यादा प्रोडक्ट बना पाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, फिजिकल स्टेट इसका G लिखते हैं और ये रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोजन से, H2 से, ब्रैकेट में G लिख दिए, ये बनाता है क्या, अमोनिया गैस, NH3 बनाता है, अमोनिया गैस बनाता है। चलिए एक बार रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है। अगर हम यहाँ पे क्या लगा दे, 2 लगा दे और यहाँ पे 3 लगा दे, देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखिए क्या ये रिएक्शन ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। इस रिएक्शन को होने के लिए कुछ पार्टिकुलर कंडीशन चाहिए। सर क्या कंडीशन चाहिए, ये रिएक्शन जो होगा 500 डिग्री सेल्सियस में होगा। टेम्परेचर कितना चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना चाहिए, 200 डिग्री सेल्सियस। सॉरी प्रेशर कितना चाहिए, 200 atm एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट करता है होता है वो आयरन होता है। क्या होता है, आयरन होता है। इन तीनों के प्रेजेंस में टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 200 atm और कैटलिस्ट यहाँ पे आयरन होना चाहिए। इसके प्रेजेंस में ही ये अच्छे से अमोनिया बना पाएगा। सर आपको पता ही नहीं कैटलिस्ट क्या होता है, बोले ना कैटलिस्ट एक इंडिविजुअल लेक्चर बनाएंगे। चलिए यहाँ पे सॉल्व करना बता रहे हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है या केमिकल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और उसका कंजम्पशन नहीं होता है, उसकी कमी नहीं होती है, यूनिक बातें है ना, कंजम्पशन नहीं होता है और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है या स्लो कर देता है। मान के चलिए ये रिएक्शन हो रहा है, इन दोनों मिलके 1 घंटा में 100 अमोनिया बना रहा है बिना आयरन का। जब आयरन लगा दिए, यहाँ पे कैटलिस्ट लगा दिए, यही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलके हो सकता है कि डायरेक्ट 100 से 1 लाख अमोनिया का मॉलिक्यूल बना सकता है। कोई रिएक्शन हो रहा है, वहां पे कोई कैटलिस्ट हो है, कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, आयरन मेनली मेटल होता है, आयरन हो सकता है, निकेल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कभी-कभी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कर देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने वाला या डिक्रीज करने वाला विदाउट इटसेल्फ कंज्यूम इन इट, उसमें उसका कंजम्पशन नहीं होता है। ये बातें है ना, कैसे क्यों नहीं होता है, क्या होती है कैटलिस्ट, डिटेल्स इसके बारे में हम लोग एक इंडिविजुअल लेक्चर बनाएंगे। और आप लोग के लिए एक बात, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे आप लोग इसे शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक करें। और अगर आप लोग को लग रहा है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं, मतलब स्लो बोल रहे हैं, आप लोग इसे 1.5 के स्पीड पे देख ले, 2 के स्पीड पे देख ले,